नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापति एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 10 की जो सामाजिक है उसके अंदर हमने जो अपना पिछला टॉपिक था जिसके अंदर हमने गुप्त वंश देखा था कि गुप्त वंश के राजा कौन से हुए थे वो देखा था। आज हम देखेंगे जो गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं और गुप्तकालीन जो समाज था उन दो के बारे में पढ़ेंगे। साथ में जो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश आता है उसके बारे में हम आज के अपनी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अगर गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर ये जो है गुप्त वंश का जो सांस्कृतिक महत्व है वो भारत के इतिहास के अंदर क्या है, बहुत ही इतिहास में क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके समय में काफी ज्यादा सांस्कृतिक उपलब्धि अपने को देखने को मिलती है। साथ में जो गुप्त वंश के राजा अपने को मिलते हैं तो गुप्त वंश जो है ये क्या है, वैष्णव धर्म। गुप्त वंश के जो राजा हुए थे ये कौन से थे, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्त वंश के जो राजा अपने को मिलते हैं ये वैष्णव धर्म को ज्यादा मानते थे। लेकिन साथ में इन लोगों ने क्या है, गुप्त वंश ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य जो धर्म है और अन्य जितने भी धर्म अपने को उस समय के मिलते हैं इनको भी क्या है, बराबर ही आदर दिया था। साथ में इनका भी प्रचार प्रसार इन्होंने क्या है, किया था। जो गुप्त वंश के राजा हुए थे वो खुद तो वैष्णव धर्म के यानी विष्णु को मानने वाले थे। अब साथ में जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्म अपने को मिलते हैं इनका भी इन्होंने क्या प्रचार प्रसार किया है, इनका भी इन्होंने क्या सम्मान रूप से आदर किया था। अब आगे अगर देखें तो गुप्त वंश के दो राजा हुए थे, कुमारगुप्त और एक मिलते हैं अपने को समुद्रगुप्त। इन दोनों ने क्या है, धर्मानुसार यानी धर्म के अनुसार इन लोगों ने क्या है, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये मैं आपको जो अपना पिछला वीडियो हुआ था उसके अंदर मैं बता चुका हूं, लेकिन ये क्या है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर है तो आपको बताना भी क्या है, जरूरी है। तो कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त है, ये दोनों, इन दोनों ने क्या है, अश्वमेध यज्ञ करवाया था और वो भी क्या है, धर्म के अनुसार ही इन्होंने करवाया था। साथ में इन्हीं की समय में यानी जो समुद्रगुप्त था इसके समय में क्या हुआ था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने को जो मिलता है, गुप्त वंश का एक राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ था। उसके समय में जो चीनी यात्री था, चीनी यात्री फायान जो था वो क्या है, भारत भ्रमण के लिए आया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त का पुत्र था उसके समय में जो चीनी यात्री था फायान, ये भारत के अंदर आया था और इसने क्या है, गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है ये इसने अपनी पुस्तक के अंदर विस्तृत रूप से विवरण किया हुआ इस अपने को मिलता है। उसके बाद में अगर आप देखो तो इनके समय में, गुप्त काल के समय में ही आर्यभट्ट, वराहमिहिर और जो ब्रह्मगुप्त थे इन लोगों ने क्या है, गणित व ज्योतिर्विज्ञान के अंदर क्या है, काफी उपलब्धियां हासिल की थी। और गुप्त वंश के समय में क्या है, जो दशमलव प्रणाली अपने को मिलती है उसका भी विकास क्या है, गुप्त काल के समय में हुआ था। दशमलव प्रणाली यानी पॉइंट के बाद के जो चिन्ह होते हैं वो भी अपने को कब मिलते हैं, गुप्त काल के समय में। उसके बाद अगर आगे देखो आप, गुप्त वंश के समय में और अपने को क्या क्या चीज मिलती है, अब गुप्तकालीन समाज अगर देखें तो ये क्या, चार भागों के अंदर यानी चार वर्गों के अंदर बटा हुआ था। गुप्तकालीन जो समाज था ये
4 वर्गों में बटा हुआ अपने को मिलता है। इसके अंदर पहला जो आता है वो आता है अपने ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा अपने को मिलता है वैश्य, और चौथा जो अपने को वर्ण मिलता है वो मिलता है शूद्र। यानी जो गुप्तकालीन समाज था ये क्या है, 4 भागों के अंदर अपने को बटा हुआ मिलता है, जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो कार्य था, इनका कार्य क्या था, यज्ञ करवाना, दानशीलता, ये कार्य अपने को मिलते हैं ब्राह्मणों में। क्षत्रिय जो थे इनका काम था युद्ध करना, राज्य की पहरेदारी, ये कार्य अपने को मिलते हैं क्षत्रिय के। और जो वैश्य थे इनका कार्य क्या था, व्यापार और वाणिज्य करना। व्यापार व वाणिज्य जो था ये अपने करते थे वैश्य, जो मिलते हैं अपने को वो। फिर आते हैं शूद्र। अपने शूद्रों का कार्य क्या था, जो दास संबंधी जो कार्य होते थे, दास संबंधी कार्य अपने कौन करते थे, जो शूद्र हुआ करते थे वो करते थे। अब आगे अगर देखें तो गुप्त काल के अंदर जो स्त्रियों की स्थिति अपने को मिलती है वो काफी अच्छी मिलती है। यानी इस समय क्या है, स्त्री शिक्षा भी क्या थी, प्रचलन में थी। स्त्री शिक्षा प्रचलन में थी। पर्दा प्रथा भी इस समय क्या अपने को नहीं मिलती है, पर्दा प्रथा नहीं था। यानी इस समय की जो स्त्री शिक्षा है वो भी प्रचलन में थी, यानी स्त्री को भी क्या है शिक्षा मिलती थी पुरुषों के बराबर। साथ में पर्दा प्रथा भी इस समय नहीं था, और साथ में इस समय अपने को क्या है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख अपने को मिलता है। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख अपने को क्या है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख अपने को मिलता है। यानी गुप्त काल के अंदर 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। आगे अगर देखें तो इस समय जो स्वयंवर प्रथा होती है वो भी क्या है प्रचलन के अंदर थी। स्वयंवर प्रथा वो होती है जिसके अंदर स्त्री को क्या है अपना पति या अपना वर चुनने की आजादी होती है, वो होती है स्वयंवर प्रथा। साथ में ही अगर किसी दंपति को पुत्र प्राप्त नहीं है, यानी किसी दंपति के अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र के अभाव में जो उसकी संपत्ति है वो किसको मिलती थी, उसकी पुत्री को, यानी स्त्री को क्या है वो मिलती थी। तो ये अपने थी जो गुप्तकालीन समाज था वो। अब अपने जो प्रशासन जो आता है उसके अंदर जो गुप्त काल की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उसके अंदर अपनी 1-2 चीज और रह गई थी, वो भी हम आगे देख लेते हैं। अपने जो कालिदास थे, जो शूद्रक हुआ करते थे, कालिदास हो गए, शूद्रक हो गए, और जो विशाखादत्त थे, ये कवि भी कब के आते हैं अपने को, ये कवि भी गुप्त काल के अंदर ही हुए थे। और साथ में ही इस समय की जो वास्तुकला है, इस समय की जो वास्तुकला, जो चित्रकला और साथ में जो धातु कला है, इसके भी अपने को प्रमाण कई जगह से मिलते हैं। जिसके अंदर अगर हम देखें तो दिल्ली का जो लोहा स्तंभ है जो मेहरौली के अंदर बना हुआ है, एक तो वो मिलता है, एक अपने को बुद्ध की प्रतिमा मिलती है 80 फुट की, 80 फुट ऊंची अपने को बुद्ध की प्रतिमा, 80 फुट की जो बुद्ध की प्रतिमा है वो भी अपने को इस समय की मिलती है। साथ में अजंता की गुफाएं, ये भी अपने को क्या है गुप्त काल के अंदर मिलती है। तो इनसे अपने को क्या है जो गुप्त काल की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है वो काफी आगे तक थी। अब अगर आगे देखें तो एक छोटा सा अपने वंश आता है, वो आता है पुष्यभूति वंश या फिर
वर्धन वंश। इसके अंदर 3 शासक हुए थे, तो जो वंश है उसका नाम था वर्धन वंश। इसको वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश बोला करते हैं। तो पुष्यभूति वंश की जो स्थापना है ये कब हुई थी? ये हुई थी 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर, दिल्ली के निकट एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है थानेश्वर। वहां पर पुष्यभूति एक था, पुष्यभूति जो कि शिव का उपासक था, यानी वो क्या है, शिव की पूजा करता था, शिव का उपासक। इसके वंश से क्या है, वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। वर्धन वंश में कितने? 3 राजा हुए थे। वर्धन वंश के अंदर 3 राजा हुए थे, जिसके अंदर पहला अपने आता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद में आता है राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन के बाद में इसी का एक छोटा भाई था हर्षवर्धन। ये 3 राजा आते हैं। अब इन 3 राजाओं के अंदर जिसने सबसे ज्यादा शासन किया था वो था हर्षवर्धन। सबसे पहले प्रभाकर वर्धन राजा बना, और इसकी जो मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु के बाद में इसका जो पुत्र था राज्यवर्धन, ये क्या है, राजा बना। और इसके राजा बनते क्या, इसको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इससे क्या है, कई प्रकार काफी युद्ध क्या है लड़ने पड़े थे। तो उसके अंदर तो बंगाल के जो शासक थे, बंगाल के गौड़ शासक थे, बंगाल के गौड़ शासक हुए थे शशांक। बंगाल के गौड़ शासक थे शशांक, जिन्होंने क्या किया, 606 ईस्वी के अंदर, 606 ईस्वी के अंदर राज्यवर्धन की क्या इन्होंने कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो हत्या करने के बाद में राज्यवर्धन का जो छोटा भाई था हर्षवर्धन, ये क्या है, थानेश्वर में जो वर्धन वंश का जो शासक था वो हुआ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन का जो शासनकाल माना जाता है वो शासनकाल माना जाता है 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। यानी वर्धन वंश के अंदर जो सबसे ताकतवर या जिसने सबसे ज्यादा शासन किया था वो था अपने हर्षवर्धन, जिसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। इसके समय के अंदर क्या क्या हुआ था वो हम आगे देखेंगे। इसने क्या किया, 40 वर्ष तो शासन किया, और अपनी जो कीर्ति है, अपना जो यश है, अपनी जो वीरता है, वो क्या है, पूरे भारत के अंदर इसने स्थापित की थी। और साथ में ही इसकी जब मृत्यु हुई थी, तो इसकी मृत्यु के साथ में क्या हो गया था, पुष्यभूति वंश की समाप्ति हो गई थी। 647 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होते ही क्या हुआ, जो वर्धन वंश या पुष्यभूति जो वंश आता है उसकी क्या है, उसका अंत हो गया। क्यों? क्योंकि इसके क्या है, कोई भी पुत्र या संतान नहीं था, जिसके बाद इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद में कोई राजा बन सके। तो इसकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ, जो इनका शासन था वर्धन वंश का, वो समाप्त हो गया था। अब इसके समय में देखो हुआ क्या क्या था, वो आप देखेंगे हर्षवर्धन के समय में। तो जब ये राज शासन के ऊपर बैठा था, तो इसका जो राज्य था ये क्या काफी संकट की स्थिति में था, क्योंकि इसका भाई जो था राज्यवर्धन, उसने शासन की ज्यादा नींव डाली, लेकिन उसकी क्या है, उसको काफी युद्धों का सामना करना पड़ा। उसकी वजह से उसके राज्य के ऊपर काफी ज्यादा संकट आ गया था, और इसी की वजह से जो इनकी बहन है राजश्री, वो किसी अज्ञात स्थान के ऊपर चली गई थी। उसके बाद जब हर्षवर्धन राजा बना, तो हर्षवर्धन ने क्या हुआ, कैसे ही करके अपनी बहन को ढूंढा, और बहन को ढूंढ के एक इन्होंने संधि की थी, और वो संधि इसने की थी कामरूप के जो राजा थे, कामरूप के जो राजा थे उनके साथ में इसने संधि की, और वहां से क्या है, अपनी जो सेना थी उसको बढ़ाया था। कामरूप के जो राजा आते हैं भास्कर वर्मा, उनके साथ संधि की। संधि करके उन्होंने क्या हुआ, उनसे सेना की सहायता मांगी भास्कर वर्मा से, और साथ में इन्होंने क्या किया, और जबकि दक्षिण के अंदर 620 ईस्वी के अंदर, दक्षिण के अंदर 620 ईस्वी के अंदर जो चालुक्य राजा था पुलकेशी, जो चालुक्य वंश का जो राजा था
पुलकेशिन इसने क्या कर दिया, इसकी सेना को पीछे खदेड़ दिया था। पुलकेशिन जो सेकंड था उसने क्या कर दिया, इसकी जो सेना थी उसको क्या 620 ईस्वी के अंदर नर्मदा नदी के पीछे भेज दिया था। अब अगर आगे देखें तो इस विशाल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो अपने को मिलती है कन्नौज। इनकी जो राजधानी थी वो अपने को मिलेगी कन्नौज राजधानी। अब अगर आगे देखो तो इसके द्वारा महाराजा धीराज की क्या है, पदवी धारण की गई थी। इसके द्वारा महाराजा धीराज की क्या है, पदवी धारण की गई थी। किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा महाराजा धीराज की पदवी धारण की गई थी। और एक जो चीनी यात्री था, जो चीनी यात्री जो था ये क्या है, जो ह्वेनसांग था वो भी क्या है इसी के समय में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में क्या है, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था वो भारत आया था और उसने क्या है हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में अपनी जो चीनी पुस्तक है उसके अंदर विवरण दिया गया है। उसके बाद में हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तकें रची गई है, जिसके अंदर पहली आती है इसकी नागानंद, दूसरी रत्नावली और तीसरी जो आती है वो आती है पीर्यदर्शिका। तो हर्षवर्धन जो है इसने 3 काव्यों की रचना की थी, उसके अंदर नागानंद, रत्नावली और पीर्यदर्शिका आती है। उसके बाद में इसी के समय में यानी हर्षवर्धन के समय में ही अगर आप देखो आगे तो हर्षवर्धन ने क्या किया, जो बाणभट्ट थे जिन्होंने कादंबरी व हर्षचरित जो काव्य लिखे थे, एक ये हो गए मयूर हो गए। उसके बाद अपने सुबंधु जो आते हैं, मातंग दिवाकर और ईशान जो आते हैं, इन सारे विद्वानों का क्या था, ये हर्षवर्धन संरक्षक था। तो हर्षवर्धन ने बाणभट्ट जो कादंबरी और हर्षचरित काव्य के जो लेखक थे, मयूर हो गए, सुबंधु हो गए, मातंग दिवाकर और ईशान जो थे, इनका क्या है ये आश्रय दाता था, यानी इसने इनको क्या किया था, आश्रय दिया था। तो आज का जो अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक था गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज, और एक जो छोटा सा अपने वंश आता है वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अपने जो अगले जो टॉपिक है, अगले जो वंश आएंगे वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो चैनल के ऊपर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही के अंदर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।